एक मशहूर कहावत है, जल ही जीवन है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है ना, ये तो वो बुनियादी सच्चाई है जिसके आसपास हमारी पूरी सभ्यताएं पनपी हैं। बिल्कुल। पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, और आज हम इसी पानी, इसी जीवन देने वाले तत्व के प्रबंधन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। खास तौर पर हम भारत और चीन में जो बांध बनाने की नीतियां रही हैं और उनके क्या नतीजे निकले, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसका आधार इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक काफी विस्तृत लेख है। हाँ, मैंने भी देखा वो लेख। काफी अच्छा विश्लेषण है। बिल्कुल। और देखिए, ये विश्लेषण उन सभी के लिए जरूरी है जो भारत के विकास को समझना चाहते हैं। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में वाटर मैनेजमेंट एक अहम टॉपिक रहता है। सही कहा। तो हमारा मकसद बस यही है कि इस लेख से जो मुख्य बातें हैं, जो तथ्य हैं, जो विश्लेषण है, उसे आसान भाषा में सामने लाएं, ताकि इस थोड़े जटिल से विषय की एक साफ तस्वीर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर इस अहम मुद्दे की तह तक चलते हैं। जरूर। अगर इतिहास देखें तो भारत और चीन दोनों ही मतलब हजारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं। हाँ, बिल्कुल। और दोनों का ही पानी के मैनेजमेंट को लेकर एक लंबा और कह सकते हैं मिला जुला अनुभव रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं कि जब शासक पानी का सही प्रबंधन नहीं कर पाए तो बड़े बड़े साम्राज्य तक खत्म हो गए। ये बिल्कुल सही बात है। पानी हमेशा से ही सत्ता और स्थिरता दोनों के केंद्र में रहा है। आप प्राचीन सिंचाई व्यवस्थाएं देख लें या बड़ी बड़ी नहरें, जल पर नियंत्रण मतलब शक्ति का प्रतीक था। और अगर इसमें विफलता मिली तो उसका मतलब सिर्फ सूखा या बाढ़ नहीं होता था, उसका मतलब होता था सामाजिक अशांति और कई बार तो सत्ता का अंत भी। सही। फिर आया आधुनिक दौर। भारत 1947 में आजाद हुआ, चीन में 1949 में पीपल्स रिपब्लिक बना। हाँ। और 1950 के दशक में दोनों ही देशों ने बड़े पैमाने पर बांध बनाने का काम शुरू किया। भारत में हमने बनाए हीराकुंड 1957 में और फिर भाखड़ा 1963 में। हाँ, विशाल प्रोजेक्ट्स थे वो। बिल्कुल। और तब प्रधानमंत्री नेहरू ने तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर तक कह दिया था। ये उस वक्त के आशावाद को दिखाता है, विकास की इच्छा को। और ये शुरुआती बांध काफी हद तक सफल भी रहे। हाँ, कह सकते हैं कि भारत के शुरुआती अनुभव काफी सकारात्मक थे और शायद इसी वजह से भविष्य की योजनाओं के लिए एक मजबूत आत्मविश्वास भी बना। वहीं चीन का अनुभव थोड़ा अलग था। उन्होंने 1960 में अपना वो महत्वाकांक्षी सेनमेनेक्सिया बांध बनाया, पर वहां ना समस्याएं जरा जल्दी सामने आ गईं। अच्छा। क्या दिक्कतें आई वहां? मुख्य समस्या थी सिल्टिंग की, मतलब अवसादन। नदी जो अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी, गाद लाती है, वो बांध के जलाशय में जमने लगी। और इसका नतीजा ये हुआ कि पहली बाढ़ के बाद ही सेनमेनेक्सिया ने अपनी पानी जमा करने की क्षमता का लगभग 17% खो दिया। 17%? बस एक बाढ़ के बाद? हाँ, और इसे काम लायक बनाए रखने के लिए अगले कई दशकों तक उसके डिजाइन और ऑपरेशन के तरीकों में लगातार बदलाव करने पड़े। बहुत मुश्किलें आईं। अच्छा, तो मतलब शुरुआती दौर में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा अनुभव के मामले में। कह सकते हैं। और इसका एक दिलचस्प असर दोनों देशों के इंजीनियरों के आत्मविश्वास पर भी पड़ा। लेख के एक लेखक ने अपना अनुभव बताया है कि 1980 में जब चीन ने उन्हें अपने साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की संभावना देखने के लिए बुलाया था, तो उन्होंने महसूस किया कि सेनमेनेक्सिया की दिक्कतों की वजह से चीनी इंजीनियर भारतीय इंजीनियरों के मुकाबले थोड़े कम आत्मविश्वास में थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। आज की स्थिति को देखते हुए तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि यहां से मतलब 1980 के दशक के अंत से और खासकर 1990 के बाद तो पूरी कहानी ही पलट गई। चीन ने न सिर्फ अपना वो खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया, बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बांध बनाने वाला देश बन गया। हाँ, ये तो है, पर ऐसा क्या बदला? मतलब भारत कहाँ पीछे रह गया? देखिए, 1980 के दशक के अंत से ही दोनों देशों की पॉलिसीज में एक बड़ा फर्क आना शुरू हो गया था। भारत में क्या हुआ कि बड़े बांधों को लेकर एक तरह का मोहभंग सा शुरू हुआ। मोहभंग? क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण था पुनर्वास से जुड़ी समस्याएं। पुनर्वास यानी वो विस्थापन और बसाने वाली प्रक्रिया? हाँ, बिल्कुल। मतलब बांध या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जिन लोगों को अपनी जमीन, घर छोड़ने पड़ते हैं, उन्हें मुआवजा देना, कहीं और बसाना, उनके रोजगार का इंतजाम करना, ये सब। और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां जमीन अधिग्रहण कानून है, स्थानीय लोगों का विरोध होता है, पर्यावरण की चिंताएं हैं, फिर लंबी अदालती प्रक्रियाएं, इन सब वजहों से ये एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं संवेदनशील चुनौती बन गया। तो इन चुनौतियों की वजह से भारत ने बड़े बांधों से थोड़ी दूरी बना ली? हाँ, काफी हद तक।
1990 के दशक को तो भारत में बांध निर्माण के लिहाज से एक खोया हुआ दशक या लॉस्ट डिकेड कहा जा सकता है। खोया हुआ दशक। हाँ, उस दौर में पॉलिसी मेकर्स और एक्टिविस्ट ग्रुप्स के बीच वो छोटा सुंदर है, बड़ा बदसूरत, यानी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बिग इज अगली वाला विचार काफी हावी हो गया था। अच्छा। जोर बड़े बांधों के बजाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश का पानी जमा करना और चेक डैम यानी छोटी नदियों पर पानी रोकने वाले छोटे बांध, इन पर ज्यादा चला गया। हाँ, मुझे याद है उस समय ये बातें बहुत होती थी। बिल्कुल। यहां तक कि सरदार सरोवर जैसा बड़ा बांध जिसका काफी काम हो भी चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास के मुद्दों पर उसका काम 6 साल के लिए रोक दिया था। 6 साल? हाँ, और इसी दौर में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, उन्होंने भी बड़े बांध प्रोजेक्ट्स को पैसा देना लगभग बंद कर दिया। मतलब पूरी दुनिया में ही बड़े बांधों को लेकर एक नेगेटिव माहौल सा बन गया था। और चीन, वो क्या कर रहा था इस दौरान? चीन ने एकदम उल्टा रास्ता पकड़ा। उन्होंने अपने तेज आर्थिक विकास के लिए बड़े बांधों को जरूरी समझा और उनका निर्माण जोर शोर से जारी रखा। और उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक नजरिया अपनाया। सैन मेनेक्सिया जैसे बांधों से उन्होंने जो सबक सीखा था, उसके आधार पर अपनी राष्ट्रीय नीतियों को सुधारा, समस्याओं को समझा और ये पक्का किया कि अगली पीढ़ी के बांध बनाते समय वो गलतियां न दोहराई जाएं। तो क्या चीन ने ये बांध सिर्फ पानी की जरूरत के लिए बनाए या कोई और भी बड़ा कारण था? देखिए, अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो चीन ने बड़े बांधों को सिर्फ जल सुरक्षा से नहीं जोड़ा, उन्होंने इसे ऊर्जा सुरक्षा से भी जोड़ा। ऊर्जा सुरक्षा? अच्छा। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रणनीतिक फैसला था। आप देखिए, करीब साल 2000 के आसपास चीन को ये एहसास हो गया था कि वो बहुत जल्द दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक बनने वाला है। तो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता कम करने के लिए उन्होंने हाइड्रो पावर यानी पानी से बनने वाली बिजली पर भारी निवेश का फैसला किया। अच्छा, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बड़े बांध न सिर्फ बाढ़ रोकते और पानी सप्लाई सुनिश्चित करते, बल्कि वो बड़े पैमाने पर क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी भी देते। तो ये एक तीर से 2 निशाने वाली बात थी। और भारत, क्या हमने उस समय ऊर्जा सुरक्षा वाले पहलू पर उतना ध्यान नहीं दिया? शायद उस समय भारत की नीतियां, एक्टिविज्म, पुनर्वास की मुश्किलों और जो तात्कालिक सामाजिक राजनीतिक दबाव थे, उनसे ज्यादा प्रभावित थी। ऊर्जा सुरक्षा का जो एक लंबा स्ट्रैटेजिक महत्व था, वो शायद उतना फोकस में नहीं आ पाया जितना चीन में आया। और इस अलग रास्ते का नतीजा, वो तो फिर आंकड़ों में साफ दिखता होगा। बिल्कुल साफ। पानी से बिजली बनाने की जो स्थापित क्षमता है, इंस्टॉल कैपेसिटी, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। कितना? साल 2000 में भारत की इंस्टॉल्ड हाइड्रो पावर कैपेसिटी थी करीब 21.8 गीगावाट। 21.8 गीगावाट, ठीक है। और उसी समय चीन की क्षमता थी 77.08 गीगावाट, मतलब हमसे लगभग 3.5 गुना ज्यादा। 3.5 गुना 2000 में ही? हाँ, और ये फासला तब से लगातार बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ, ये आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं जो लेख में दिए हैं। 2024 के अंत तक भारत की क्षमता बढ़कर हो गई 42.72 गीगावाट। ठीक है, दुगने से ज्यादा हुई, ये अच्छी बात है। हाँ, प्रगति तो हुई है। लेकिन इसी दौरान चीन की क्षमता बढ़कर हो गई 435.95 गीगावाट। 435। हाँ, ये भारत की क्षमता का 10 गुना से भी ज्यादा है। 10 गुना। आप सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि विकास के रास्ते में एक कितना बड़ा रणनीतिक अंतर आ गया है। चीन आज दुनिया में हाइड्रो पावर में निर्विवाद रूप से सबसे आगे है। और नए बांध बनाने में भी वही हाल है। अकेले 2024 में दुनिया भर में जितनी नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जुड़ी, लगभग 24.6 गीगावाट। वो इसमें से आधे से ज्यादा यानी 14.4 गीगावाट अकेले चीन ने जोड़ी है। कोई और देश आसपास भी नहीं है। इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ बिजली बनाने का मामला नहीं है, ये जुड़ा है ऊर्जा स्वतंत्रता से। अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरों पर कम निर्भर होना। हाँ, ये जुड़ा है बाढ़ नियंत्रण से, जिससे लोगों की जान और संपत्ति बचती है। ये जुड़ा है साल भर पानी की भरोसेमंद सप्लाई से, खेती के लिए, उद्योगों के लिए, पीने के लिए। सही। ये सब किसी भी देश के लगातार आर्थिक विकास की बुनियाद होते हैं। चीन का वो जो रणनीतिक फोकस था और उसे लागू करने की जो उनकी क्षमता थी, उसने उन्हें इस क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचा दिया है। अब एक और बहुत जरूरी पहलू पर आते हैं, भंडारण की जरूरत, स्टोरेज की, खासकर भारत और चीन जैसे देशों में जहां मानसूनी जलवायु है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। मानसूनी जलवायु का मतलब ही यही है कि साल भर की ज्यादातर बारिश बस कुछ ही महीनों में हो जाती है। हाँ। और उन महीनों में भी ज्यादातर बारिश कुछ ही दिनों या कुछ ही घंटों में सिमट जाती है।
लेख में चेरापूंजी का उदाहरण दिया है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से है। हाँ, दिलचस्प उदाहरण है। वहां सालाना औसत बारिश होती है 10,820 मिलीमीटर, मतलब लगभग 11 मीटर। सोचिए, 11 मीटर? हाँ, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा, मतलब ज्यादातर, जून से अगस्त के बीच होता है, और उस कुल बारिश का भी लगभग 80% सिर्फ 120 घंटों में गिरता है, और वो घंटे भी लगातार नहीं, बिखरे हुए। सोचिए, इतनी ज्यादा बारिश लेकिन इतने कम समय में। दिल्ली का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। वहां भी साल भर की लगभग 80% बारिश मॉनसून के दौरान करीब 80 ऐसे घंटे होते हैं जो लगातार नहीं होते, उनमें हो जाती है। तो इसका मतलब तो साफ है, अगर हमें पूरे साल पानी चाहिए तो इस कम समय में जो भारी बारिश होती है उसके पानी को पकड़ना, उसे रोकना, और सबसे जरूरी उसे जमा करना, स्टोर करना, ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बिना स्टोरेज के ये सारा कीमती पानी बस बहकर निकल जाएगा और फिर बाकी साल हम पानी की कमी से जूझते रहेंगे। और यहीं पर वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का सवाल आता है। हमें हर तरह के स्टोरेज सॉल्यूशंस चाहिए, बड़े बांध भी, मध्यम और छोटे बांध भी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी करना होगा, तालाब भी चाहिए, और हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी अपनी जगह जरूरी है। मतलब एक मिला-जुला नजरिया चाहिए। हाँ, कोई एक चीज काफी नहीं है, एक मिक्स चाहिए। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, 1980 के बाद से भारत का बड़े बांध बनाने का रिकॉर्ड तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा। हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है, और इसका नतीजा हम दशकों से भुगत रहे हैं, पानी की कमी के रूप में। विडंबना देखिए कि चेरापूंजी जैसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहां भी जब बारिश नहीं होती, उन महीनों में पीने के पानी की भयानक किल्लत हो जाती है। सच में, इतनी बारिश वाली जगह पर भी? हाँ, क्यों? क्योंकि बारिश के उस पानी को जमा करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज स्ट्रक्चर ही नहीं है। पानी बरसता है और बह जाता है, बस। ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? अगर हम भारत का भविष्य देखें, 2050 तक हमारी आबादी का अनुमान है कि 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। 1.7 अरब? हाँ, हमने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाना है, और हर भारतीय एक बेहतर जीवन स्तर चाहता है, जिसकी उम्मीद करना बिल्कुल जायज है। और बेहतर जीवन के लिए पानी और ऊर्जा तो सबसे बुनियादी जरूरतें हैं। बिल्कुल। और श्रोतलेख यही गंभीर चेतावनी दे रहा है कि अगर भारत ने बड़े बांधों समेत सभी जरूरी जल भंडारण के जो ढांचे हैं, उनका निर्माण तेजी से नहीं किया, तो हमारा सामाजिक आर्थिक विकास गंभीर रूप से रुक सकता है, बाधित हो सकता है। पानी की कमी विकास का पहिया जाम कर सकती है। और इसमें हमें जलवायु परिवर्तन वाला एंगल भी जोड़ना होगा, है ना? निश्चित रूप से। वो तो इस चुनौती को और बढ़ा रहा है। क्लाइमेट चेंज से बारिश का पैटर्न और ज्यादा अनियमित हो रहा है और ज्यादा तीव्र हो रहा है। मतलब कम समय में ज्यादा तेज बारिश होने की संभावना बढ़ रही है, और सूखे के दौर भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। हाँ। ऐसी हालत में पानी को स्टोर करने की क्षमता होना तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि हम बाढ़ और सूखा दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। तो क्या हमारे पास ये सब करने की क्षमता नहीं है? क्या हम बना नहीं सकते? क्षमता क्यों नहीं है? बिल्कुल है। भारत के इंजीनियर, हमारे प्लानर्स, वो जानते हैं कि अच्छे टिकाऊ वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। तकनीक हमारे पास है, ज्ञान है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? जरूरत है अपनी पानी से जुड़ी नीतियों में, खासकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से जुड़ी जो नीतियां और प्रक्रिया हैं, उनमें तुरंत और बड़े बदलाव लाने की, इच्छा शक्ति की और तेजी से काम करने की। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें पानी के एक ऐसे अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ सकता है जैसा शायद हमारी किसी पिछली पीढ़ी ने नहीं देखा होगा। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इस तात्कालिकता को, इस अर्जेंसी को समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार निचोड़ यही निकलता है कि भारत को अगर अपनी भविष्य की आर्थिक और सामाजिक तरक्की को पक्का करना है, तो उसे अपनी जल भंडारण क्षमता बढ़ाने पर तुरंत ध्यान देना होगा। हाँ, तुरंत। और इसमें बड़े बांधों की भूमिका को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जैसा कि चीन के अनुभव से भी साफ दिखता है। हमें वो जो 1990 के दशक की हिचकिचाहट थी, वो जो खोया हुआ दशक था, उससे आगे बढ़कर एक प्रैक्टिकल, बैलेंस्ड और भविष्य को देखने वाली रणनीति अपनानी होगी। बिल्कुल सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सवाल शायद हम यहाँ छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि जब तकनीकी क्षमता मौजूद है, जरूरत बिल्कुल साफ है, तो आखिर वो कौन सी पॉलिसी पैरालिसिस है या कौन से सामाजिक राजनीतिक फैक्टर्स हैं जो भारत को अपनी वाटर सिक्योरिटी की जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करने से रोक रहे हैं?
अगर चीन ये कर सकता है तो हमारे सामने वो असली बाधाएं क्या हैं जिन्हें हमें सबसे पहले दूर करना होगा? ये वाकई बहुत अहम सवाल है और सोचने वाली बात है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स और हमारे सभी जागरूक श्रोताओं से हमारी अपील है, अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित हमारा ये विश्लेषण, ये बातचीत उपयोगी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और अपने विचार जरूर शेयर करें। बिल्कुल। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई टिप्पणी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमें ये भी बताएं कि आप भविष्य में किन और विषयों पर इस तरह की गहरी चर्चा सुनना चाहेंगे।